प्रेगनेंसी एज सच वुमन को कंप्लीट करती है। प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है जो वुमन को एक फुलफिलमेंट देती है लाइफ में। वुमन चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो चांद तक पहुंच जाए, चाहे वो किसी भी स्पेशलिटी में बहुत ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए, लेकिन मदरहुड है वो उसे एक कंप्लीशन, एक फुलफिलमेंट देती है। अल्लाह ताला ने औरत की नेचर ही ऐसी बनाई है कि उसका नेचर ही ये है कि नर्चर करना, बिल्कुल। और ये फितरत से हट नहीं सकता है। हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग्स एक आम बात होती है एक औरत के लिए। तो स्पिरिचुअली और मेंटली हमल के दौरान जो मूड स्विंग्स है उसको हम मतलब कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखो, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है बिकॉज हार्मोन्स इतना अप डाउन होते हैं, वो शायद वुमन को खुद भी पता नहीं हो रहा होता कि क्यों रो रही है, क्यों उसको क्या हो रहा है। वो अचानक से रोना शुरू कर देती है और अचानक से इमोशनल हो जाती है। घर वाले भी सोचते हैं कि क्या ही हो गया उसको कि वो ऐसा करती है। तो इस टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस है उसकी वजह से ये चीज़ें रहती है। तो हमें वो सोसाइटी में वो एक्सेप्टेंस लाना है कि हाँ भाई, ये चीज़ें कॉमन है। अगर इस टाइम पे वो कुछ झगड़ा कर रही है या कुछ डिस्टर्ब कर रही है तो भी आप सह जाओ थोड़ा, बिकॉज ये मेडिकली प्रूवन है कि इमोशनल ड्रिफ्ट और लेकिन प्रेगनेंसी कोई डिजीज नहीं है। वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हम लोग जो वुमन है वो उसको कैरी करती आ रही है ना। और जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब शायद आपकी जो मदर इन लॉ है वो भी पेरीमेनोपॉजल एज से वो गुजर रही है। हाँ, तो उनमें भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो आप उनका भी थोड़ा जो साइकोलॉजिकल जो डिस्ट्रेस आता है, तो आपको भी वो चीज़ समझनी चाहिए कि भाई उनको भी ये सब दिक्कतें हैं। और इस टाइम पे जो घर के मर्द है उनका रोल बहुत बढ़ जाता है ना। बैलेंस, हाँ, बैलेंस करना है ना। ज्यादती नहीं होने देनी है, ना ही वाइफ पे होनी देनी है, ना ही मदर पे होनी देनी है, इंसाफ के साथ। हाँ, अभी के टाइम में ऐसा ही है। अगर बहू डोमिनेट हो जाती है तो वो बहुत डोमिनेट हो जाती है, अगर मदर इन लॉ डोमिनेट हो जाती है तो वो बहुत डोमिनेट हो जाती है। कि लाइक ये जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी ऐसा मामला है कि इसमें जितना पेशेंस, जितना आप वेट एंड वॉच करोगे, जितना आप राह देखोगे, जितना आप शांति से वो उस चीज़ों को लोगे, तो इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। फॉर्मूला मिल्क वैसे बेसिकली देखा जाए तो फेड चिल्ड्रन आर वेल, वैसे जैसे भी आप पिलाओ, ब्रेस्ट फीडिंग करो या फॉर्मूला थोड़े टाइम के लिए देना पड़े तो, लेकिन फॉर्मूला फीडिंग में बच्चा फेड तो हो जाता है, लेकिन उसको जो अभी जो हम देख रहे हैं कि हाइपर एक्टिव बच्चे ज़्यादा होते हैं, ADHD ज़्यादा होता है, ऑटिज्म ज़्यादा होता है, इमोशंस नहीं समझते, आई कांटेक्ट नहीं होता है, तो वो सब चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में बहुत कम पाई गई है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमाते इस्लामी हिंद गुजरात वुमेन्स विंग की जानिब से मैं सना फुरकान शेख इस पॉडकास्ट में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज का हमारा ये पॉडकास्ट मदरहुड टॉपिक पर है, जिसकी थीम है रैप्ड इन रहमा, लव, मर्सी एंड मदरहुड। ये थीम और ये पॉडकास्ट सिर्फ माँ बनने के मराहिल तक गुफ्तगू तक महदूद नहीं होगा, बल्कि इस नेमत को समझने के लिए एक कोशिश है जो अल्लाह ताला ने रहमत में लपेटकर अल्लाह ताला ने औरत को तोहफा में दिया है। माँ बनने का जो सफर है वो सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियों का नाम नहीं है, बल्कि वो एक औरत के लिए जज्बाती तौर पर इमोशनली और फिजिकली चैलेंजेस होते हैं, जिसमें सब्र की तरबियत होती है, दुआ दिल की गहराई से निकलती है, और सबसे अहम जो चीज है वो अल्लाह पर तवक्कुल रखने का एक अहम मरहला है। इस्लाम हमें बताता है कि रहमत का सबसे पहला तजुर्बा जो है वो इंसान को अपने माँ के वजूद से हासिल होता है। कुरान में बार बार माँ की मशक्कत का जिक्र आता है कि इसकी माँ ने इसे ज़ौफ पर ज़ौफ, कमजोरी पर कमजोरी से उठाए रखा है। और ये आयत हमें बार बार ये याद दहानी करती है कि हमल के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत किस तकलीफ और किस मराहिल से गुजरती है, और हर उस तकलीफ और हर बेचैनी के बदले वो अल्लाह ताला के नजदीक वो चीज देखी जा रही है और हमें उसका अज्र सवाब दिया जा रहा है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ कैसे हम मजबूत बना सकते हैं, इस जर्नी को इस्लामिक और मेडिकल वे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर सालेहा मेमन,
मैं एक बार दोबारा वेलकम करती हूँ। डॉक्टर सालेहा मेमन का इंट्रो कुछ यूं है कि वो MBBS DGO गायनेकोलॉजिस्ट हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं। करंटली वो फेलोशिप कर रहे हैं फिटल मेडिसिन में और मुबारकबाद के काबिल है। डॉक्टर सालेहा ने इसी साल GPSC क्लास 1 की एग्जाम भी क्लियर की है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सालेहा का अहमदाबाद में विशाला मैटरनिटी हॉस्पिटल है और बहुत ही जल्द मोड़ासा में हयात हॉस्पिटल की ओपनिंग करने जा रहे हैं, जो बहुत मुबारकबाद के काबिल है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके इस काम में खैर और बरकत के साथ आगाज हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you very much for inviting me as a guest in this podcast, and I'm very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for providing me this opportunity, and इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि इस पॉडकास्ट में हम जो भी बातें करें वो हमारी उम्मत को काम में आए। हमारी जो अभी प्रेग्नेंट लेडीज हो या फिर जो इस स्टेज में आने वाली हो, उन सबको इंशाल्लाह उनसे बहुत फ़ायदा मिले, और इंशाल्लाह हम ट्राई करें और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि हम इस पॉडकास्ट में जो भी बातें करें वो बहुत ही सही हो, बहुत ही फ्रूटफुल हो, हमारा ये जो कन्वर्सेशन हो वो बहुत सारों के लिए रहनुमाई बने। तो इंशाल्लाह इस चीज़ के साथ हम शुरू करते हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत मैं इसी सवाल से करना चाहूंगी कि हमल एक बामानी सफर कैसा है, एक औरत को ये समझने के लिए कि माँ को कैसे मजबूत बनाता है। देखिए, प्रेगनेंसी एज सच वुमन को कंप्लीट करती है। प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है जो वुमन को एक फुलफिलमेंट देती है लाइफ में। वुमन चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो चांद तक पहुंच जाए, चाहे वो किसी भी स्पेशलिटी में बहुत ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए, लेकिन मदरहुड है वो उसे एक कंप्लीशन, एक फुलफिलमेंट देती है। अल्लाह ताला ने औरत की नेचर ही ऐसी बनाई है कि उसका नेचर ही ये है कि नर्चर करना, बिल्कुल, और ये फितरत से हट नहीं सकता है। तो हम देखते हैं कि अभी जो 21st सेंचुरी जो है उसमें कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है कि वो लोग को मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए काम करने के लिए, और इस वजह से उन्होंने जो मैरिज और जो प्रेगनेंसी और जो बच्चे पैदा करना और वो जो सब है वो पूरे कंसेप्ट को एक बर्डन ले लिया कि वुमन ये समझती है कि मुझे प्रेगनेंसी रुक जाएगा तो वो शायद मेरे करियर में बैरियर समझने लगती है। यस, बेशक वो ऐसे समझती है कि मेरा खुद का पर्सनल कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा, मैं बच्चों के पीछे या फिर फैमिली के पीछे लगी रहूंगी। और कुछ फीमेल तो ऐसी भी है कि रिसेंटली मैरिज हुए हैं तो हमें अभी प्रेगनेंसी अगर रुक भी जाती है तो वो बोलते हैं हमें नहीं रखना है क्योंकि अभी हमारी शादी हुई है, हम अभी एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को देखना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। तो इस्लाम जो है वो एक बहुत फितरी रिलीजन है, वो हमें ये चीज बताता है कि नहीं, ये औरत की फितरत में है और इसको अजर के साथ जोड़ा गया है। हमारा ताल्लुक एक ऐसे वर्ल्ड व्यू से है कि जहाँ पे अगर आपको एक चिंता भी हो जाए या एक फिक्र भी लायक हो जाती है या एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला ने वो चीज अजर के साथ उसका अजर मिलता है और उससे आपका दर्जा बुलंद होता है, आपके पिछले गुनाह माफ होते हैं। तो प्रेगनेंसी हमारे लिए एक बर्डन नहीं है, हमारे लिए तो वो अल्लाह ताला से एक जो ताल्लुक है उसको मजबूत बनाने का एक जरिया है। और जो लोग ये बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी आप वुमन की लाइफ, मैरिज और प्रेगनेंसी है वो वुमन के करियर ग्रोथ को स्टॉप कर सकती है, ये वो कर सकती है, वो लोग भी अपने वो नतीजे भुगत रहे जैसे दोबारा इस्लाम की तरफ ही वो लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, जो लेट टर्म मैरिज जो शुरू हो चुके हैं। ये सब का नतीजा ये है कि अभी हम जो देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैरिजेस पहले जो 25 साल की उम्र में जो फैमिली कंप्लीट हो जाती थी अब वो 25 और 30 में शुरुआती होती है, क्योंकि वुमन भी ऐसा सोचते है कि हमें भी अपना करियर बनाना है, वो मर्द भी ऐसा सोचते हैं कि हम भी पहले फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए फिर इन सब चीजों में आते हैं। और अभी बेसिकली जो डाइट और जो चीजें है, लाइफस्टाइल है और वो जो फिजिकल वर्क हमारा एज अ वुमन कम हुआ है और डाइट में भी जो चीजें ऐड हुई है जैसे कि चीज है, बर्गर है, पिज्जा है, वो जो रॉ फूड था वो पूरा प्रोसेस्ड फूड में कन्वर्ट हो गया है, तो उसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी और वो सब बढ़ा है। तो अभी मेरे प्रैक्टिस में भी मैंने देखा है कि प्रेग्नेंट वुमन से ज्यादा इनफर्टिलिटी वाले केसेस हमको ज्यादा मिल रहे हैं। और इसका एक बुरा नतीजा भी हम ये देख रहे हैं कि आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा यंग एज में बालिग हो जाना और शादी लेट होना, इसकी वजह से जो
खुराफात जो सोसाइटी में फैल रहे हैं उसके नताइज आज हमारे सामने हैं। हाँ, अभी ऐसा है कि मैरिज को भी वो बर्डन बना दिया है। बिल्कुल। तो यंग जनरेशन ये समझती है कि मैरिज वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा और उनको बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करनी है, तो उसकी वजह से फिर वो लेट मैरिजेस और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अर्ली प्यूबर्टी जो आ रही है, आपने वो बहुत ही अच्छा टॉपिक बोला कि प्यूबर्टी आजकल बहुत जल्दी आ रही है। हम देख रहे हैं 9-10 साल की उम्र में ही वो प्यूबर्टल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारे टाइम में शायद जो 15 से 16 साल की उम्र में होते थे। तो वो जो है वो भी पूरा हम हार्मोनल चेंजेस जो अभी इतना जल्दी आ रहा है, वो सब भी हम डाइट और जो अभी का लाइफस्टाइल है उसके साथ हम पूरी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी जो है वो मॉडरेशन इतना नहीं रहा है हर एक चीज में। जी बिल्कुल। तो वहीं हमल के दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। तो मेरा अगला सवाल यही है कि माँ अपने जिस्मानी और जज्बाती ताकत को कैसे बढ़ा सकती है, और खास तौर पर जब एक औरत हामिला होती है तो उस वक्त घर का एनवायरनमेंट और खास तौर से इन-लॉज की तरफ से, और सबसे स्पेसिफिक जो चीज है कि शौहर का रोल क्या होना चाहिए इसमें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रेगनेंसी में सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं आते हैं। प्रेगनेंसी एक पूरा इमोशनल शिफ्ट है लेके भी आती है। वो वुमन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती है, उसका वो आसपास के लोगों से रिलेशन भी चेंज होता है। तो जो हम समझते हैं पहले कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग के 3 मंथ जो है वो वुमन के लिए, कुछ वुमन के लिए बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। वो पूरा प्रेगनेंसी में इतना वो जो वॉमिटिंग, गिडीनेस है, अच्छा फील किसी को इजी भी हो जाता है, किसी के लिए बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं होता है, और किसी के लिए बहुत वो डिफिकल्ट भी रहता है। और रिकरेंट मिसकैरेज और वो सब जो अभी बढ़ा है, तो वो किसी का तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा बेड रेस्ट पे या फिर एवरी वीकली, किसी के पूरे 9 मंथ्स भी बेड रेस्ट पे जाते हैं। और इंजेक्शंस जैसे कि अगर रिकरेंट अबॉर्शन है तो किसी को पूरा 9 महीने वो एक लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन या उस पे जो हम डालते हैं, तो वो पूरा 9 महीना उसको वो इंजेक्शंस लेना पड़ता है। और जैसे जैसे बच्चों की साइज बढ़ती है तो हम देखते हैं वो पूरा स्पाइनल कर्व हो जाना, और स्पाइन पूरा औरत पूरी तरह से तब्दील हो जाती है वो। और लास्ट ट्राइमेस्टर की जो दिक्कतें हैं वो तो हमें पता ही है कि उसको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होता है, वो खून कम हो जाता है, बीपी बढ़ने लगता है, डायबिटीज का इश्यूज किसी किसी को आता है। तो ये सब तो हम जो बातें कर रहे हैं वो सारी चीजें मेडिकली हम देखते हैं कि ये सब जो चेंजेस आते हैं और ये सब जो परेशानियां उनको रहती हैं। और मैं समझती हूँ कि अभी भी आज की 21st सेंचुरी में भी प्रेगनेंसी जो है एवरी वुमन के लिए इतना इजी नहीं है। इमोशनल और जो इन-लॉज की आपने बात की है, तो इन-लॉज की तरफ से भी हमने देखा है कि वो हर एक के लिए इतना इजी नहीं रहता है। कुछ जो फीमेल है हमारे माशरे में कि जो जिसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, मैंने देखा हुआ है कुछ मदर इन लॉज को कि उनका बहुत ही ज्यादा ऐसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर रहता है। तो उनको रहता है कि प्रेगनेंसी का नाम सुनते ही वो सारा अटेंशन शायद बहू पे चला जाता है, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो पूरा अटेंशन खुद की तरफ लेने के लिए या तो खुद ही बीमार हो जाते हैं या फिर घर में कुछ और फसाद क्रिएट हो जाते हैं। हाँ, तो वो एक मेडिकली और हम देखते फिजिकल चेंजेस के साथ भी ये भी उसको एक इमोशनल और जो उसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर, जो काम और जो अच्छा सपोर्टिव एटमॉस्फेयर जो मिलना चाहिए, औरत एक कंफर्ट जोन तलाश करती है। बेशक औरत हर एक स्टेज पे एक कंफर्ट जोन तलाश करती है। वो छोटी होती है तो अपने अब्बा को, फिर अपने भाई में वो कंफर्ट, वो उसको एक मर्द सहारा चाहिए। तो प्रेगनेंसी अब ऐसी चीज है कि शायद वो अब्बू और भाई से थोड़ा वो शर्म आने लगती है, तो उस टाइम पे अगर हस्बैंड साथ है, अगर वो हस्बैंड उसको सपोर्ट करते हैं कि हस्बैंड ये जर्नी में उनके साथ रहे, एज अ बैकअप खड़े रहे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हाउस होल्ड वर्क में भी थोड़ी सी हेल्प हो, तो बेशक थोड़ी सी हेल्प, अगर आपका प्रेजेंस भी, अगर सिर्फ किचन में थोड़ा प्रेजेंस ही भी होगा तो वो भी उसके लिए वो एक इमोशनली बहुत रिवॉर्डिंग फील करती है कि नहीं मेरे पीछे एक मजबूत सहारा है जो मेरे इमोशंस को समझता है। अल्टीमेटली वी वुमेन आर इमोशनल
ह्यूमन बीइंग, हमें खुद ही हम लोग रोने लगते हैं, कभी कभी खुद ही चुप हो जाते हैं, जी। फिर खुद ही समझ भी जाते हैं। और उस टाइम पे अगर हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक है, अगर हम अल्लाह ताला से थोड़ी बातें कर लेवे कि या अल्लाह आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और आप ही मेरी दिक्कतें दूर कर सकते हैं, आप ही, तो हम वो जो स्टेज है ना कि हम खुद ही नाराज हो जाते हैं, रोने लगते हैं और फिर खुद ही संभल भी जाते हैं। तो वो जो स्टेज है, वो जो इमोशंस है, उसको कंट्रोल, उसको सहन, उसको सफर, उसको फेस करने में ये अल्लाह ताला से जो कनेक्शन है वो हमें, वही मेरा अगला सवाल वही है कि ईमान को सामने रखते हुए कि अल्लाह पर ईमान और मुनासिब मेडिकल ट्रीटमेंट, ये प्रेगनेंसी हमल के दौरान कैसे बैलेंस करना है? देखो, हम जो इस्लाम हमें सिखाता है, तकदीर पर हमारा भरोसा रहता है कि लाइक जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह की मर्जी के सिवा कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ऊँट को बांधो और फिर तवक्कुल करो। तो जो ऊँट को बांधने की बात है, तो प्रेगनेंसी में ये चीज इस तरह से हम ले सकते हैं कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट लो, मेडिकल ट्रीटमेंट इज वेरी नेसेसरी। और जो जिस तरह से आपको विजिट पे बुला रहे हैं और जिस तरह से जो जो चीजें इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाना है, तो वो बेशक करवाना जरूरी है। और जब इतनी सारी फैसिलिटीज है तो उसको हमें लेना भी है। लेकिन आज का जो दौर है उसमें मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होने लगे, उसकी वजह से छोटी छोटी जो दिक्कतें होती है वो ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। लाइक एक छोटा सा भी अगर कुछ इश्यू आता है सोनोग्राफी में, या फिर कुछ छोटी सी बात होती है कि जिसमें अब सिर्फ मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, वो ऐसा कुछ इश्यू ना भी आए आगे जाके, लेकिन जब पॉसिबिलिटी समझाते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो वो पूरा जो 9 महीना है या फिर जितने महीने पीछे के बचे, वो पूरा टेंशन में निकलता है। जनरली हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना जरूरी है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा भी कि हर एक चीज अगर वो पॉसिबिलिटी है तो आप ऐसा पॉजिटिवली सोचो कि हम में नहीं होगा, वो पॉसिबिलिटी है ना, 500 में एक को होता है, 600 में एक को होता है, तो इंशाल्लाह हम 499 जो बाकी के बचे उसमें से होंगे। तो मॉडरेशन इससे भी अभी जरूरी हो गया है। अभी वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी इतना वो ज्यादा खोजते रहते हैं, ज्यादा दिक्कतें, ज्यादा इन्वेस्टिगेट होता है, और कुछ को हमने देखा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो भी वो बिंदास रहते हैं, वो एडवाइस फॉलो नहीं करते। तो मॉडरेशन इज वेरी नेसेसरी कि बैलेंस दोनों तरफ रखना है, अल्लाह पर तवक्कल भी रखना है, ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है, और मेडिकल एडवाइस को भी फॉलो करना है। जनरली हम कुछ साल से गौर कर रहे हैं और हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं ऐसे केसेस के बी फॉल्सिंग की जो लैक के वजह से बहुत सारे बच्चे से जो एबनॉर्मल बॉर्न होना या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग्स एक आम बात होती है एक औरत के लिए, तो स्पिरिचुअली और मेंटली हमल के दौरान जो मूड स्विंग्स है उसको हम मतलब कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखो, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है, बिकॉज हार्मोन्स इतना अप डाउन होते हैं, वो शायद वुमन को खुद भी पता नहीं हो रहा होता क्यों रो रही है, क्यों उसको क्या हो रहा है। वो अचानक से रोना शुरू कर देती है और अचानक से इमोशनल हो जाती है। घर वाले भी सोचते हैं कि क्या ही हो गया उसको कि वो ऐसा करती है। तो इस टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस है उसकी वजह से ये चीजें रहती है, तो हमें वो सोसाइटी में वो एक्सेप्टेंस लाना है कि हाँ भाई ये चीजें कॉमन है। अगर इस टाइम पे वो कुछ झगड़ा कर रही है या कुछ डिस्टर्ब कर रही है तो भी आप सह जाओ थोड़ा, बिकॉज ये मेडिकली प्रूवन है कि इमोशनल ड्रिफ्ट और इमोशनल चेंजेस, बहुत ज्यादा सोचने वाला मामला जो होता है वो औरत का बहुत ज्यादा होता है। जैसे फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा सोचने लगती है। हाँ, फाइनेंस वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि वो इन-लॉज और वो पीयर जो बोलते हैं कि मैटरनल होम है, वो दोनों के बीच में वो फाइनेंस को लेकर भी वो दिक्कतें डिस्प्यूट होते हैं। तो फिर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है कि मेरी वजह से ये लोग झगड़ रहे हैं या फिर मेरी प्रेगनेंसी की वजह से। और किसी किसी केस में हम देखते हैं कि सोसाइटी में भी ऐसा है कि लाइक जब तक लड़की अगर काम वगैरह कर रही है तब तक वो हमारे पास रहे और जब उसको वो बीमार हुई या फिर उसको रेस्ट की जरूरत है या उसको केयर की जरूरत है तो अपने मैटरनल होम भेज दो उसको। तो ये बहुत सारी हद तक वो इतना रिलायबल मतलब नहीं है, वैलिड नहीं है कि आप जब तक उससे काम ले सकते हो तब तक आप उसे रखते हो। और मैंने तो लेबर रूम में ऐसे केसेस
देखे कि भाई वो उससे जोर नहीं हो रहा या वो बेर नहीं कर पा रही, तो फिर मदर इन लॉ बोलते हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो खर्चा मैं दूंगी, अगर सिजेरियन हुआ जी, तो वो उस तुम। वक्त उसके लिए बहुत ज्यादा हाँ, तो टेंशन वाली बात हो जाती है। टाइम ही एक्चुअली ऐसा है, वो जी। इतना पेन में है और ऊपर से आप वो उसको ताने दे रहे हो कि तू नहीं कर पा रही है तो तू सिजेरियन का जी। खर्चा अपने अम्मी अब्बा के वहां से। तो वो चीजें जब देखते हैं तो ऐसा होता है कि आज के जमाने में भी वो जो कंफर्ट और वो जो बैकअप और वो जो सपोर्ट मिलना चाहिए वुमन को, वो हम अभी भी इतना अच्छे से क्रिएट नहीं कर नहीं पाए हैं। अभी भी हम प्रेगनेंसी को एक स्ट्रेसफुल जर्नी बना रहे हैं। और बिल्कुल। इस्लाम जो है हमें हर मामले में तवाज़ुन सिखाता है, बैलेंस सिखाता है। तो साइंटिफिकली और कुरान और हदीस के मुताबिक हामिला औरत के लिए उसकी बैलेंस लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? ये सवाल बहुत अहम है। जैसे कि हमने आगे बात की थी इन लॉज वाली कि वो कभी कभी ज्यादती कर जाते हैं, तो आज की कुछ लड़कियां हैं जो हमने देखा है कि जेनजी जनरेशन जो हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी रुकते ही पूरा बेड रेस्ट पे चले जाते हैं कि भाई बस प्रेगनेंसी को एक डिजीज लाइक उसके तौर पर देखते हैं कि अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो लाइक मुझे ये केयर मिलनी चाहिए, वो केयर मिलनी चाहिए। एक्चुअली केयर मिलनी चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी कोई डिजीज नहीं है, वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हम लोग जो वुमन है वो उसको कैरी करती आ रही है ना। और जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब शायद आपकी जो मदर इन लॉ है वो भी पेरीमेनोपॉजल एज से वो गुजर रही है। हाँ, तो उनमें भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो आप उनका भी थोड़ा जो साइकोलॉजिकल जो डिस्ट्रेस आता है, तो आपको भी वो चीज समझनी चाहिए कि भाई उनको भी ये सब दिक्कतें हैं। और इस टाइम पे जो घर के मर्द है उनका रोल बहुत बढ़ जाता है ना। बैलेंस, हाँ, बैलेंस करना है ना, ज्यादती नहीं होने देनी है, ना ही वाइफ पे होनी देनी है, ना ही मदर पे होनी देनी है, इंसाफ के साथ। हाँ, अभी के टाइम में ऐसा ही है, अगर बहू डोमिनेट हो जाती है तो वो बहुत डोमिनेट हो जाती है, अगर मदर इन लॉ डोमिनेट हो जाती है तो वो बहुत डोमिनेट हो जाती है। तो इसमें मर्द का जो रोल है जस्टिस, अल्लाह ताला ने आपको कव्वाम बनाया, मुंसिफ है और इंसाफ को पसंद करता है, तो इंसाफ आपको ही करना पड़ेगा, बैलेंस आपको ही करना पड़ेगा ना। और अभी के हमने वो जो मर्द देखे वो भी अभी ऐसा बहुत सुनने मिलता है कि वो भी स्ट्रॉन्ग साइड पे चले जाते हैं। अगर लगता है कि बीवी और उसकी पैटर्नल साइड स्ट्रॉन्ग है तो उस साइड बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और अगर लगता है कि मेरे पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बीवी सबर करने वाली है, नरम मिजाज है, तो उस तरफ ज्यादा चले जाते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बैलेंस और जस्टिस एज अ हस्बैंड, एज अ सन आपको देखना है, बिल्कुल जो भी इंसाफ के साथ आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा जी, है ना। जनरली हम ये समझते हैं कि बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा या 3-4 साल का हो जाएगा, जब बोलने लगेगा तब हम उसकी तरबियत के बारे में, अपब्रिंगिंग के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन इस्लाम के नजदीक एक आइडियल सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी बनाने के लिए, अपनी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए माँ एक बहुत अहम किरदार निभाती है, बहुत अहम रोल उसका होता है। तो मेरा सवाल ये है कि माँ की पॉजिटिव व्यूज और घर का जो हेल्दी एनवायरनमेंट है, या माँ की जो बच्चे के लिए जो दुआएं हैं अपब्रिंगिंग के लिए, वो क्या असर करती है? देखो, पहली बात तो ये है कि 3-4 साल पे हमें परवरिश क्यों शुरू करनी है। अल्लाह ताला ने इस्लाम में हमको हर एक चीज की हर एक जो इवेंट है उसके लिए हमको पहले से प्रिपेयर किया हुआ है। जैसे कि प्रेगनेंसी है, तो अगर हम प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या जब प्रेगनेंसी के लिए जमा हो रहे हैं, तभी कुछ दुआएं हैं कि या अल्लाह इसमें शैतान का ये जो भी बच्चा हो या जो भी ऑफस्प्रिंग अगर आप इससे हमें दे रहे हैं तो उसको में शैतान का हिस्सा ना हो। और दूसरी बात ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर काम एटमॉस्फेयर मिलता है, मदर का अल्लाह ताला से ताल्लुक ज्यादा है, वो नमाज है, कुरान है, वो ऐसे अपने वो जमा होते हैं कि ऐसे उसको हल्के मिलते हैं कि जिसमें वो कुरान और हदीस की बात उठना बैठना उसका आसपास वो कैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। और अभी तो जो साइंस इतना आगे है कि वो जो गर्भ संस्कार और वो सब चीज की जो बात कर रहे हैं कि इंट्रा यूट्राइन ही आप अपने बच्चे को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं और उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर, जैसे हम बहुत सारी तैयारी करते हैं ना कि बच्चा आएगा तो ये करेंगे, उसको ये स्कूल में डालेंगे, उसको वहां पे करेंगे, उसको ये करेंगे, तो आप ये सब इंट्रा यूट्राइन फेज में है तभी आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छी अच्छी बुक्स रीड कर सकते हो और कुरान के साथ हमारा ताल्लुक
ताल्लुक बना मजबूत सकते हैं। कुछ कुछ हमने देखा हुआ है कि बहुत छोटी उम्र में बच्चे हाफिज कुरान हो जाते होते हैं क्योंकि उनकी मदर ने पूरा वो प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा जी। कुरान को रीड किया हुआ है या फिर हिफ्ज किया हुआ है। जी। और मेडिकली देखे जाए तो 25-26 वीक में वो बच्चे का हियरिंग स्टार्ट हो जाता है और 28 वीक्स में तो उसको ये भी पता चलता है कि ये मेरी मदर की आवाज है। तो जो एटमॉस्फेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, जो मदर को जो शांति दे रहे हैं, बिफोर डिलीवरी वो बॉन्डिंग होता है माँ का बच्चे के साथ। और मैं समझती हूँ कि शायद वो बच्चा हियरिंग तो उसको फादर का भी पता ही रहता है कि लाइक व्हाट माय फादर इज टॉकिंग और हाउ, मतलब वो बेसिकली वो इमोशनली बहुत कनेक्टेड ही रहता है। तो ये सब चीज हम ध्यान रखें कि मदर को काम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे और उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे जहाँ पे वो अपने बच्चे से कनेक्ट हो पाए। जी। 9 मंथ का ये जो सफर जब इख्तिताम पर होता है, एंड ऑफ द टाइम होता है, जब एक पिक पॉइंट पर आ जाता है कि डिलीवरी ड्यू होती है, हमें पता है औरत उस वक्त बहुत ज्यादा एंजाइटी में होती है, बहुत ज्यादा टेंस होती है। तो साइंटिफिकली आप क्या बताना चाहोगे कि उसके एहसासात और उसके जो जज्बात हैं वो उसके बच्चे की पैदाइश पर क्या असर करते हैं? देखो, जो डिलीवरी है बेसिकली वो एक बहुत ही, जो लेबर पेन है वो एक बहुत ही इंटेंस पेन होता है। हमारी मेडिकल टर्म में बोले कि जो सबसे ज्यादा अनबेरेबल पेन जो रहता है उसमें फर्स्ट नंबर पे लेबर पेन को डालते हैं। लेबर पेन, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही पेनफुल होती है। जी, जनरली लोग ये समझते हैं कि सी सेक्शन में तो कोई पेन ही नहीं है। सिजेरियन के बाद, सिजेरियन में क्या होता है कि यू आर अंडर द इफेक्ट ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो एट अ टाइम वो पेन नहीं होता है। बट सिजेरियन के बाद का जो फर्स्ट वॉक है तो इट इज टू मच हाँ, तो वो जो याद आता है उस टाइम पे कि लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक आफ्टर सिजेरियन फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड उसके जो स्टिचेस और उसका जो कट्स जो होते हैं, पूरे 7 लेयर्स कट होना और उसको बेयर करना, तो उसको हील होने में 3 मंथ्स जितना टाइम लगता है। और बाकी जो एक होता है ना, एक ऑपरेटिव डिलीवरी का वो टैग लग जाता है, प्रीवियस सिजेरियन। बिल्कुल। तो इस्लाम में ये चीज को एड्रेस अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब लेबर पेन की हालत में थे तो उन्होंने ये जुमले बोले थे कि शायद मैं इस दिन के लिए पैदा ही नहीं हुई होती, या फिर ये दिन देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गई। तो मे बी फीमेल इतना ज्यादा पेन फील करते हैं और मैंने देखा हुआ है कि वो आते तो कोई बेहोश हो जाते हैं, किसी को होश नहीं रहता, कोई पागलपन करते हैं। लेकिन हम इस चीज में क्या कर सकते हैं, तो एक तो उसको अजर के साथ अल्लाह ताला ने, मतलब इस्लाम ने इसको जोड़ा हुआ है कि जो भी तकलीफ आप इस टाइम पे आपको हो रही है तो उसका बहुत बड़ा अजर है, इससे आपके पिछले गुनाह माफ होते हैं, दर्जे बुलंद होते हैं। और दूसरा, हम आसपास के लोग इसको अजर के साथ जोड़ सकते हैं कि भाई हम इसकी वही हदीस में बताया है कि सूरह आराफ की 54 नंबर की आयत जो है हमारे अतराफ के लोगों को जिक्र करना चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए ताकि उसके लिए वो तकलीफ आसान हो जाए। और दूसरी बात ये है कि ये टाइम पे जज नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे रो रही थी, वो ऐसे कर रही थी। वो वुमन को, अभी की जो लड़कियां हैं मैंने देखा है वो जजमेंट से ज्यादा डरती है कि उस टाइम पे मैं किस तरह से बिहेव करूंगी और लोग मेरे को किस तरह से देखेंगे। मैं एज अ डॉक्टर हमेशा बोलती हूँ कि आई विल नेवर जज यू, हाउ विल यू बिहेव, बट फिर भी वो आसपास भी ऐसे ही लोग रहे जो उसको जज ना करे, क्योंकि आसपास उनके साथ वही लोग आए जो उसको जज सपोर्ट कर सके, सपोर्ट करे उस टाइम पे। और अभी जो सिजेरियन का रेट बढ़ा है उसमें भी एक फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लड़कियां है वो शायद डरती ज्यादा है या फिर वो जज करने से डरती है, प्री प्लान करवाते हैं। हाँ, कि लाइक हमें तो जाना ही नहीं है एंड की तरफ। जी, तो इंशाल्लाह थोड़ा काउंसलिंग और ये सब चीजें नॉर्मल डिलीवरी का रेट बढ़ा सकती है। बिल्कुल। जहाँ हमल को खुदा की नेमत और अमानत समझते हैं, वहीं पर सूरह अनफाल में आयत 28 में अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। तो ये दोनों बातें इमोशनल रेजिलेंस कैसे क्रिएट करती है? जो पहली वाली बात है कि अल्लाह ताला ने प्रेगनेंसी को एक अमानत के तौर पर बताया है, बच्चों को एक अमानत के तौर पर दिया है। तो अल्लाह ताला ने ये जो बच्चे हैं वो हमको एक अमानत के तौर पर दिया है।
लाइक वो अल्लाह ताला की ही प्रॉपर्टी है। वो बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हम पे इतना ट्रस्ट किया है कि उसको हमें अमानत के तौर पर दिया है। और बेशक औलाद एक बहुत अच्छी नेमत है, और राइटियस चिल्ड्रन का तो पैगंबर ने भी उनको मांगा है कि दुआ अल्लाह मांगी गिव मी है। राइटियस चिल्ड्रन, और उसकी जो दुआ है वो भी हमें पता है। और जो दूसरी चीज है कि आजमाइश है, तो बेशक देखते हैं हम कि प्रेगनेंसी में मदर अपनी जान की बाजी लगाती बिल्कुल। है। कुछ केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो इतना सफर करती है, तो वो एक दोबारा आजमाइश वो हुई। खुद दोबारा बॉर्न होती है हाँ, शायद। वो खुद रीबॉर्न होती है। और अभी के बच्चे जो है वो कुछ बच्चे जो है वो ADHD जैसे कि हाइपर एक्टिव बहुत होते हैं, ऑटिज्म होते हैं, तो वो भी एक आजमाइश के तौर पर ही आते हैं कि लाइक उसको संभालना, उनको इतना नर्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये जो आयत है, तो शायद मैं समझती हूँ कि इनफर्टिलिटी वाले जो पेशेंट रहते हैं हमारे, कि भाई अब उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, बहुत सारे वो नेचुरल तरीके से ट्राई किए हैं, तो ये शायद इनको थोड़ा तसल्ली दे सकते हैं कि औलाद एक आजमाइश है, और अल्लाह ताला हमें वो आजमाइश से शायद गुजारना नहीं चाहते। तो मैं समझती हूँ कि ये जो आयत है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ, लेकिन जो इस्लाम के दायरे में तवक्कुल और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। पैदाइश और जो प्रेगनेंसी में भी हम कितना भी ट्रीटमेंट करें, अगर आपके नसीब में नहीं कि लाइक ये जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी ऐसा मामला है कि इसमें जितना पेशेंस, जितना आप वेट एंड वॉच करोगे, जितना आप राह देखोगे, जितना आप शांति से वो उस चीजों को लोगे, तो इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और मैंने एक भी जो डिलीवरी वाली स्टोरी है वो मैंने कभी भी होपलेस नहीं पाई। लाइक जिसको ज्यादा तकलीफें होती है, जिसको कॉम्प्लिकेशंस अगर प्रेगनेंसी में ज्यादा आते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो डिलीवरी के टाइम पे वो तकलीफ के बाद वो रहमत हाथ में आते ही वो तकलीफ को भूल जाती है। तो वो उसको एक फ्रूटफुल लगता है कि लाइक इतना सारा कॉम्प्लिकेशन था, फिर भी आज मेरे हाथ में वो फुल टर्म बिल्कुल वो बेबी उस पेन को वर्थ इट समझती है। बिल्कुल। कुरान करीम में माँ की किन किन तकलीफ का जिक्र किया गया है? पहले तो जो हमने बताया कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जो बात है कि लेबर पेन का जिक्र किया गया है कि इतना सारा पेन होता है, और उसमें जो उन्होंने इजहार किया तो उसको गलत भी नहीं है। पेन का इजहार करना इस्लाम में गलत नहीं है। आप पेन का इजहार बेसिक कर सकते हो आप। और दूसरी बात, सूरह लुकमान में जो बताया गया है कि माँ स्टेप बाय स्टेप पेन लेके आपको बड़ा करती है, 2 साल तक दूध पिलाती है। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग का वो भी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। अभी के टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। बहुत सारे फीमेल को आता नहीं है या फिर बच्चे नहीं लेते हैं। कई मर्तबा माँ अपने फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए उस चीज को अवॉइड करती है। हाँ, ऐसा भी एक तबका है कि नहीं, हाँ मेरा ब्रेस्ट सैगी नहीं होना चाहिए, या जो भी इनके वो थॉट्स रहते हैं। और वर्किंग वुमेन्स भी बढ़ गए हैं अभी। और स्ट्रेस, ऐसी मदर्स फॉर्मूला की तरफ जाती हैं और फिर वही फॉर्मूला बच्चों को क्या नुकसान देते हैं? फॉर्मूला मिल्क वैसे बेसिकली देखा जाए तो फेड चिल्ड्रन आर वेल, वैसे जैसे भी आप पिलाओ, ब्रेस्ट फीडिंग करो या फॉर्मूला थोड़े टाइम के लिए देना पड़े तो, लेकिन फॉर्मूला फीडिंग में बच्चा फेड तो हो जाता है, लेकिन उसको जो अभी जो हम देख रहे हैं कि हाइपर एक्टिव बच्चे ज्यादा होते हैं, ADHD ज्यादा होता है, ऑटिज्म ज्यादा होता है, इमोशंस नहीं समझते, आई कांटेक्ट नहीं होता है, तो वो सब चीजें ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में बहुत कम पाई गई है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज है कि वो सिर्फ फीडिंग नहीं है, वो टाइम पे वो बच्चा टच होता है, माँ के साथ उसका टच होता है उसका, तो उसको डर लगता हो तो भी वो फीडिंग मांगेगा, उसको कुछ कंफर्ट की जरूरत है तो भी। तो ये, और मदर की हेल्थ के लिए भी फीडिंग इज बेस्ट। वो ब्रेस्ट फीडिंग है तो वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम करती है। आपको आगे जाके हाइपरटेंशन, BP, कार्डियक इश्यूज वो सब कम आते हैं जो मदर ब्रेस्ट फीड करवाते हैं। हमल के दौरान जो है इबादत में नियत और शुक्र का क्या किरदार है? ये हमने जो बात की थी ना कि अगर आप प्रेगनेंसी इस नियत से कर रहे हो कि अल्लाह ताला
उम्मत को एक अच्छा बेटा या बेटी दूंगी जो इस खल्क की खिदमत करेगा या जी। हमारे उम्मत के जो मसले हैं उसको सॉल्व करेगा, तो ये जो प्रेगनेंसी है वो पूरा बाबरकत हो जाता है। बिल्कुल। और उसमें जो डिफिकल्टीज आती है उसको फेस करना भी इजी हो जाता है एक मदर के लिए। जी। और हमारा जो माशरा है, हमारा जो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है, उसमें हर एक तकलीफ को रिवॉर्ड के साथ जोड़ा हुआ है ना। तो वो एक स्ट्रेंथ देता है कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत ही रिवॉर्डिंग है, मुझे इसका बदला मिलेगा, अजर अल्लाह मिलेगा, ताला बिल्कुल। देख लेंगे, अल्लाह ताला संभाल लेंगे। और मैं जो कर रही हूँ वो सही है, वो उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है। जी, वो हर चीज़ में अपनी इबादत समझती है। अगर वो हॉस्पिटल आ रही है और जो तकलीफ उठा रही है हर दिन, बेशक अगर नियत ही ये है कि हम ये काम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए कर रहे हैं, तो आपका उसमें आराम करना भी इबादत है, बिल्कुल। आपका हॉस्पिटल आना भी इबादत अगर है। हमारे अतराफ के लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक बेशक ये सवाब का जरिया बन सवाब का सकता है। जरिया है। और एज अ प्रोफेशन मैं अगर इसे देखती हूँ तो मैं भी उसको ऐसे ही समझती हूँ कि लाइक जी। लेडी इस हालत में और मैं उसको हेल्प कर रही हूँ। तो जी, बिल्कुल। बिल्कुल। एज़ अ मुस्लिम हम अपनी कज़ा कदर यानी अपनी तकदीर पर ईमान लाते हैं, चाहे वो हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो। तो इसके मुतालिक मेरा सवाल ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ-साथ तवक्कुल अलल्लाह का उसूल कैसा होना चाहिए? ये हमने अभी ही बात की कि जी। सोनोग्राफी में जो छोटी-छोटी चीज़ें आती है और आप फिर वो रिपोर्ट को देख के गूगल करते हो और जी। फिर वो गूगल में इतना सारा सिम्पटम्स दिखाते हैं। एक्चुअली में इनएडिक्वेट नॉलेज इज मोर डेंजरस। अगर आपको बिल्कुल ही वो चीज़ का नॉलेज नहीं है और आप डॉक्टर पे भरोसा करके आगे चल रहे हैं तो वो सही रहता है। लेकिन आप हर एक चीज़ में गूगल करते हो, जैसे कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं और सेकंड ईयर में आते हैं एमबीबीएस के, तो हमने पेशेंट्स नहीं देखे होते, हम सिर्फ थियरी देखते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम पे हम जो भी डिजीज पढ़ते हैं ना, जैसे कि सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड है अगर आपको, तो उसको विर्चोज लिम्फ नोड बोलते हैं और उसमें एब्डोमेन का कुछ कैंसर हो सकता है। तो जब मैं खुद एमबीबीएस में सेकंड ईयर में थी तो मुझे थोड़ा है लिम्फ नोड, वो कुछ इन्फेक्शन की वजह से बचपन में हुआ होगा और वो जी। अभी तक रह गया है। तो मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि अब तो बस मेरा तो लाइफ जी। अब तो मैं ज्यादा जीने वाली नहीं गूगल हूँ, सर्च कभी-कभी मुझे एब्डोमिनल वो मतलब वो कैंसर की हद ना। फिर जब थर्ड ईयर में आते हैं, पेशेंट्स देखते हैं रियल में कि एक्चुअली में कैंसर के पेशेंट कैसे होते हैं। और जब हम डिप्रेशन, जब साइकियाट्री पढ़ते हैं ना, तो भी अगर हम सिम्टम्स देखें ना, तो सारे सिम्टम्स को देख के ऐसा लगता है कि डिप्रेशन तो मुझे भी है, एंजाइटी तो जी, मुझे भी है। बिल्कुल। लेकिन जब हम एक्चुअल में पेशेंट देखते हैं तो हमें डिफरेंस पता चलता है कि नहीं, ये पैथोलॉजिकल डिप्रेशन है, वो डिप्रेस्ड मूड था मेरा, इट इज नॉट अ डिजीज। तो इसीलिए जो अभी जो मदर आती है मेरे पास, वो बहुत ज्यादा गूगल करके आती है हर एक चीज। अगर हमने कुछ दवाई भी लिखी है तो उसका डोज गूगल करेगी, उसके साइड जी। इफेक्ट्स गूगल करेगी, जो एक्चुअली में इतना उनके लिए जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि साइड इफेक्ट में भी हर एक चीज, हर एक इंसान को हर एक साइड इफेक्ट नहीं होती है ना। जो हम 10 साल में पढ़ते हैं वो हम एक दिन में तो उनको समझा नहीं सकते। और वो जो अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता है, तो वो आपका ही टाइम इतना वेस्ट होता है, आपका जो स्ट्रेस है वो आपके बच्चे पर जाता है कि। और मैंने अभी देखा है कि हमको धक्के मार के घर भेजना पड़ता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप सही हो, आपका बच्चा सही है, आप टेंशन मत लो, आप घर पे जाओ। 8वां महीना शुरू होते ही वो आ जाते, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा, बच्चे को कुछ हो जाएगा। अब इतनी सारी एंजाइटी में आपको फिर वो लेबर पेन और बच्चे की नर्चर के लिए जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है, और जो स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होता है वो एड्रेनालिन रिलीज होता है। तो इतने सारे एड्रेनालिन में आपका वो कैसे स्मूथ डिलीवरी जा सकता है, या कैसे फिर आप ब्रेस्ट फीड करवा पाओगे। तो अभी का जो एटमॉस्फेयर है उसमें तवक्कल तो अल्लाह, ये मैं हमेशा वो पेशेंट्स को बोलती हूँ कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती है, और अल्लाह ताला के सिवा कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा कुछ सुधार सकती है ना। तो मॉडरेशन अभी बहुत जरूरी है ना, कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट लो लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह पे भरोसा भी रखो। जी। वही मेरा है कि आखिरी सवाल है कि माँ के रहम को बच्चे के लिए एक महफूज जगह या एक सेफ एनवायरनमेंट कैसे बयान किया गया है? जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो गर्भ संस्कार की बात है,
तो उसको मेडिकल वे और स्पिरिचुअली दोनों वे में आप थोड़ा सा डिफाइन। देखो, अभी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो इतना बच्चे जो हाइपर एक्टिव रहते हैं, वो पहले के ज़माने में हम देखते थे कि 10-10 बच्चे भी वो आराम से पल जाते थे। अभी एक बच्चा भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो इतना हाइपर एक्टिव रहता है, उसका पूरा साइकिल डिस्टर्ब रहता है। और ऑटिज्म और वो सब के केसेस भी जो पहले 1 in 100, 1 in 200, 1 in 1000 थे, अब वो 1 in 10 मतलब रेशियो बहुत ही कम हो गया है। बहुत फ्रिक्वेंटली हम एबनॉर्मल बिहेवियर जो चाइल्ड में है वो आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि स्ट्रेस और जो आप सोचते हो प्रेगनेंसी में, जो आप एटमॉस्फेयर बच्चे को इंट्रा यूट्राइन प्रोवाइड करते हो, उससे जुड़ा हो। अगर आप खुद ही इतना डर 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 करो कि प्रेगनेंसी बच्चे में भी वो चीज तो वो एग्जैक्टली आती है। और स्टडीज भी हुए हैं कि जो मदर ज्यादा स्ट्रेस में रहती है तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और वो कॉर्टिसोल प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। आईयूजीआर बच्चे होते हैं, आईयूजीआर मतलब कि जिसका ग्रोथ जितने टाइम पे वो कैचअप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो वो सब चीजें मदर के कॉर्टिसोल से हो सकती है बच्चों में। तो प्रेगनेंसी में एकदम काम एटमॉस्फेयर है ना, इनर स्ट्रेंथ और इनर जो वो होते हैं ना कि मदर कितनी अंदर से स्ट्रांग है, मदर कितनी अंदर से शांत है, मदर कितना उसको वो लाइटली ले रही है। और अगर ऐसा है तो हम जो बोलते हैं कि आप कुछ हॉबीज डेवलप करो ऐसे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। आप कुछ जैसे कि नमाज है, जिक्र है, वो सब तो हमें शांत रखते ही है, और दूसरा दुनिया भी वो उससे देखे हम, तो वो भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि आप कुछ हॉबीज डेवलप करो, रीडिंग है या फिर पेंटिंग है या कुछ भी, आप वॉक करने जा सकते हो। पहले के जमाने में जो औरतें जो बुनाई करती थी वो एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन था। और वो सब चीजें अभी थोड़ा जरूरी हो गया है ना। तो ये गर्भ संस्कार है वो अभी इसका पूरा बहुत इम्पोर्टेंस दिया रहा है, क्योंकि अभी इस्लाम ने ये चीज 1450 साल पहले से कही है। पहले से बता दी है। अब ये अल्टीमेटली जो हम नई नई चीजें लाते हैं वेस्ट वाले, उसका सॉल्यूशन इस्लाम के अल्टीमेटली रिसर्च होता है और फिर पता चलता है। तो हम तो कितना ब्लेस्ड है कि हमको हर एक चीज पहले से पता ही गई है। वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, नताइज भुगतते हैं, वो करते हैं, उसके बाद इसमें लाते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो भी चीजें हमें इस्लाम ने बताई है तो उस पर अमल करना वो हमारे फायदे के लिए। आजकल हम देखते हैं कि एक तबका ऐसा भी है जो प्रेगनेंसी को बर्डन समझता है, तो जिसकी वजह से वो अपने करियर में और बहुत सारी चीजें में वो ऐसा समझता है कि वो बैरियर बन रहा है। मतलब तो मेडिकल वे में आप इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? देखो, हम सिर्फ रिलीजियस बात नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने एक फीमेल को एक बायोलॉजिकल क्लॉक दिया है। जैसे हमारा क्लॉक है वैसे एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, तो जिसमें वुमन को जो मैरिज होना, प्रेगनेंसी होना, वो पूरा एक बायोलॉजिकल क्लॉक में वो शामिल किया गया है। और अल्लाह ताला ने हमको एक फिक्स अमाउंट ऑफ ओवम, फिक्स अमाउंट ऑफ बीज के साथ हमको पैदा किया है, जो हर महावरी के हर एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो एक बीज लॉस होता है। तो अगर आप आपका बायोलॉजिकल साइकिल मिस करते हो ये चक्कर में कि भाई हमको तो अभी घूमना फिरना है, हमको अभी करियर बनाना है, बच्चे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमें अभी नहीं लेनी है, हमें अभी जिंदगी जीनी है, हम इसमें बंधना नहीं चाहते, तो वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक मिस होती है फिर इंसान आर्टिफिशियल की तरफ जाने की, फिर जब आप मेंटली और फिजिकली रेडी होते हो तो आप वो फिर आर्टिफिशियल रास्ते इख्तियार करते हैं। वो इतने सारे आईवीएफ सेंटर, और आईवीएफ भी बहुत मतलब इतना इजी नहीं रहता, इतने सारे इंजेक्शंस होते हैं, वो साइकोलॉजिकली भी बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है। चलो पैसे तो दूर की बात है, लेकिन आपके बॉडी पर भी उसका बहुत साइड इफेक्ट होता है। और प्रेगनेंसी ना रुकने के जो डिजीज है, जो एट बायोलॉजिकल क्लॉक के टाइम पे जो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो उसका हमारी बॉडी पर भी बहुत ज्यादा असर होता है। जैसे कि जो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती उसको हमारी लैंग्वेज में नली ग्रेविडा बोलते हैं। तो जो नली ग्रेविडा वुमेन्स है उसमें ब्रेस्ट कैंसर है और जो ओवेरियन कैंसर है वो ज्यादा पाया जाता है। हमने देखा भी है कई सारे एक्ट्रेसेस, शायद वो अभी इतना करियर में बिजी, उनको ब्रेस्ट कैंसर आया भी है। और हम इससे जोड़ सकते हैं कि वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। और जो प्रेगनेंसी होती है वो ये हार्मोन को थोड़े टाइम के लिए वो इस हार्मोन के इफेक्ट से थोड़ा दूर रहता है बॉडी। तो ये चीज
इस्लाम एक फितरी रिलीजन जी, है, बिल्कुल। ये हमने पहले ही बात की है। और माँ बनना भी एक औरत की फितरत में है, जी। तो दूर इससे भागते हैं तो फिर उसके नुकसानात और उसका जो मतलब उसके जो नताइज है कुछ औरत वो अपने भी आप देखने को पड़ते हैं। मुकम्मल ही तब समझती है जब वो शादी के बाद जब वो माँ बनती है। हाँ, तो वो फितरत से भले आप हट रहे हो लेकिन अल्टीमेटली वो फुलफिलमेंट और वो सब नहीं आता। नहीं आता है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सालेहा। आपके साथ डिस्कस करके बहुत सारी बातें मेरे नॉलेज में भी गेन हुई है और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी अच्छी बातें जानने को मिली होंगी। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग मी एंड होप कि ये सब जो बातें हमने की है वो बेनिफिशियल हो लोगों के लिए, और मे बी किसी को हमने हर्ट ना किया हो, और अगर किसी को हर्ट भी किया है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमसे ऐसे काम लेते रहे।